बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हेमाटोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हमें इसकी क्लासिफिकेशन हेमाटोलॉजी में क्या क्या है, और बी सीज हैं, डब्ल्यू बी सीज हैं, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, उसकी तरफ भी जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं, ये हम फिजियोलॉजी के लिहाज से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेमाटोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड एलिमेंट्स। इसमें हम इस चीज़ को डिटेल स्टडी करते हैं, ब्लड क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और एलिमेंट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें मिलकर ब्लड बना रही हैं। इसमें रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह आ जाते हैं, और प्रोटीन्स वगैरह आ जाती है, लिक्विड और प्लाज्मा वगैरह आ जाता है। ये इनकी कंपोजिशन है। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर जैसे प्लेटलेट्स वगैरह हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह हैं, वो भी आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हम अब देख रहे हैं ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स, ब्लड कंटेन्स blood cells which are RBCs, WBCs, platelets। इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ये 45% इसकी कंसंट्रेशन होती है। मतलब कि एक हम जो ब्लड लेते हैं, एक 100 ml ब्लड में हमारे पास जो उसमें ब्लड सेल्स होंगे वो 45% होंगे। और इसके बाद आ जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा 55% होता है। अच्छा, इस प्लाज्मा में 55% से भाई मुराद क्या है? भाई अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें 55 ml प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में क्या क्या होता है? इसमें होता है लिक्विड होता है। लिक्विड कितना होता है? 90% लिक्विड होता है। कौन सा लिक्विड होता है? वाटर होता है। और इसके बाद सॉलिड। सॉलिड्स कौन से हैं? कितने हैं? 10% सॉलिड्स होते हैं। और इन सॉलिड्स में क्या क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होती हैं, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और वेस्ट्स होते हैं। और प्रोटीन्स में क्या होता है? कौन सी प्रोटीन्स होती हैं जो प्लाज्मा में होती हैं? इसमें कोगुलेशन फैक्टर होता है, और एंटीबॉडी प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन होता है, और फिब्रिनोजन होता है। ये प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है, ये वाइट ब्लड सेल्स की, सॉरी। और इसके बाद सीरम क्या है? हम एक ये टर्म यूज होती है, व्हाट इज सीरम? सीरम क्या है? सीरम की दो डेफिनेशंस बन सकती हैं कि प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन, ऐसा प्लाज्मा जिसमें फिब्रिनोजन ना हो, वो सीरम होगा। या फिर ब्लड ब्लड की ऐसी कलेक्शन जिसमें से आप वाइट ब्लड सेल्स और फिब्रिनोजन दोनों को निकाल दो, वो सीरम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन निकाल दो, ये सीरम बन जाएगा। या फिर ब्लड लो, ब्लड में से ब्लड सेल्स और फिब्रिनोजन दोनों निकाल दो, जो बचेगा वो सीरम होगा। अक्सर औकात आप देखते हो कट लगता है, कट के बाद क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉटिंग के बाद एक पर्पल सा हल्का सा ऐसे फ्लूइड जख्म से रस रहा होता है, निकल रहा होता है, वो सीरम होता है। और इसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या है? न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है। न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन का काम करता है। फॉर एग्जांपल, अब हम इंसान कोई खाना खाता है तो उस खाने को वाइट ब्लड सेल्स हमारे पूरा ब्लड जाके हमारे जीआईटी सिस्टम में से वहाँ से न्यूट्रेटिव जो डिज़ोल्व हलशुदा न्यूट्रिशन होगी, मटेरियल होगा, उसे अब्जॉर्ब करेगा और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होगी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके बाद है रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या होता है कि हमारे ये गैसेस एक्सचेंज में हमें ब्लड काम कर रहा होता है, ठीक है ना। CO2 O2 की एक्सचेंज वगैरह में, दूसरे कुछ वेस्ट मटेरियल्स में भी। और इसके बाद है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या होता है? इसमें हमारा ब्लड जो है, जो ऐसा मवाद होता है, वेस्ट मवाद होता है, उसे एक्सक्रीट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, यूराइन में ये एक्सक्रीटरी में जो होता है ना, यूराइन में वेस्ट जो होता है, वेस्ट मटेरियल उसे एक एक्सक्रीट कर रहा होता है, जिस तरह क्रेटिनाइन वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह यूराइन में के जरिए एक्सक्रीट करता है। ये ब्लड इसमें हेल्प करता है। अच्छा, इसके बाद है
ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स या एंजाइम। इसमें जो है एक जगह पे हमारे अगर हार्मोन्स वगैरह एक्सक्रीट हो रहे हैं तो उससे उस चीज वहाँ से लेके दूसरी जगह जहाँ पे इफेक्ट शो करना होता है, ये ब्लड की मदद से हेल्प से वहाँ तक पहुँचते हैं। और है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस को बैलेंस करता है, ये ब्लड की मदद से होता है। ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं जिस तरह हीमोग्लोबिन है, ये एसिड बेस के बैलेंस में मदद करती है। इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की रेगुलेशन में ब्लड हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जब इंसान का टेम्परेचर हाई होता है तो ब्लड ज़्यादातर स्किन की तरफ आता है। स्किन की तरफ आएगा तो वहाँ से आगे जो एक्स्ट्रा हीट वगैरह है ना उसे एक्सक्रिएट करेगा, बाहर निकालेगा स्किन से, ठीक है ना, इसमें। और इसके बाद है स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन है इसमें, स्टोरेज फंक्शन में क्या करता है? डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिव फंक्शन होता है ब्लड का। डिफेंसिव फंक्शन में क्या होता है? डिफेंसिव फंक्शन में ये हमारा ब्लड जो है ना, इसमें वाइट ब्लड सेल्स वगैरह की हेल्प से ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद है क्लॉटिंग फंक्शन। क्लॉटिंग फंक्शन में क्या है कि जख्म वगैरह हो गया, इंजरी होगी तो ये ब्लड को, ब्लीडिंग को स्टॉप कराता है। क्लॉट फॉर्मेशन होती है जो कि प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन की मदद से होता है। इसके बाद है, यहाँ तक हमारा ब्लड का ओवरव्यू है, एक छोटा सा ये हो गया। और इसके बाद हम आप डिटेल में करेंगे रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है इराइथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स और इराइथ्रोसाइट्स। अच्छा भाई, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ये मेल में 5.2 मिलियन पर मीटर क्यूब होते हैं, पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं। और फीमेल्स में 4.7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं। और इसकी शेप क्या होती है? और इसकी शेप जो होती है बाई कनकेव होती है। ये बाई कनकेव शेप है, ठीक है ना, ये बाई कनकेव शेप है। और इसमें इस शेप में इसका साइज क्या होता है? 7.8 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है और 2.5 माइक्रोमीटर इसकी ब्रेड्थ होती है एक किनारे से। सेंटर में 1 माइक्रोमीटर होता है। और इसकी ये जो ब्लू लाइन है ये एक मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो है ये इनसाइड मटेरियल होता है। अब इसकी रेशियो क्या होती है? ठीक है ना, ये जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन ज़्यादा होती है इंटरनल मटेरियल से, मेम्ब्रेन ज़्यादा होती है और इनसाइड मटेरियल कम होता है। इसके ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा पहुंचता है? मेम्ब्रेन के ज़्यादा होने से ये फ़ायदा पहुंचता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सेल्स की इंक्रीज़ हो जाती है, इनसाइड मटेरियल कम होता है। तो जब ये किसी इस, अब हमारी जो सबसे स्मॉल आर्टरियोल्स हैं उनका साइज़ जो है ना, उनका साइज़ है 3 माइक्रोमीटर है, जो स्मॉल आर्टरियोल्स हैं। अब ये इनसे कैसे गुजरेगा? ये तो है 7.8 माइक्रोमीटर का। तो इसकी इसकी ज़्यादा मेम्ब्रेन के होने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इन छोटी तंग आर्टरियोल्स में से आरबीसीज जो है ना वो स्क्वीज करके गुजर जाते हैं। तो अभी हमें शुरू करना है फंक्शन ऑफ द रेड आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। तो इसके फंक्शन मेनली जो मेन है वो हमने यहाँ पे 2-3 लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? जिसमें ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब कि लंग्स से ऑक्सीजन लेके टिश्यू तक जहाँ रिक्वायर होती है वहाँ पहुँचाता है। अच्छा जी, इसमें क्या ये पूरी हमने यहाँ की थोड़ी एक इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है कि 100 ml ऑफ ब्लड में कितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं? 45% आरबीसीज होते हैं। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ये होगी कि यहाँ हमने पहले कहा है कि टोटल ब्लड में ब्लड सेल्स 45% होते हैं। अभी यहाँ हम ये कह रहे हैं कि आरबीसीज जो है ना वो 45% होते हैं। तो इसकी ये है कि टोटल हमारे पास जो 100 ml ब्लड होता है तो उसमें 45% ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं और प्लेटलेट्स भी होते हैं। जब हम बात करते हैं आरबीसीज की, तो जो हमारे पास ब्लड होता है 100 मतलब कि 100 ml है तो उसमें 90%
ठीक है ना, उसके ब्लड सेल्स की क्वांटिटी में फिर 90% जो होते हैं वो आरबीसीज होते हैं, जिसकी वजह से वो अप्रॉक्सीमेटली 45% उसकी परसेंटेज निकलती है। ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद अब 100 ml आरबीसीज हैं तो वो कितने हीमोग्लोबिन लेते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन होती है 34 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। 34 ग्राम होती है 100 ml ऑफ आरबीसीज में, और 100 ml ब्लड में कितना होती है, उसमें होती है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। अच्छा भाई, 1 ग्राम जो होती है हीमोग्लोबिन वो कितने ऑक्सीजन कैरी करती है, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैप्चर करती है, लेके जाती है। और 100 ml अगर ब्लड है तो वो कितनी लेके जाएगा, वो 20 ml ऑक्सीजन लेके जाएगा। अच्छा, इसके बाद हीमोग्लोबिन है क्या, यहाँ ने जिक्र किया हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द आरबीसीज, ये हीमोग्लोबिन है। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है आरबीसीज का, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये कैसे करते हैं, इन टिश्यू में जो है पानी होता है, H2O वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाते हैं बाइकार्बोनेट किसकी मदद से बनाते हैं, एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसकी मदद से ये टिश्यू में बाइकार्बोनेट बनाते हैं। वहाँ से बाइकार्बोनेट इन ब्लड में से आती है, लंग्स में पहुँचती है, लंग्स में आके वही एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज उस पर काम करता है, फंक्शन करता है, और बाइकार्बोनेट को H2O और CO2 में कन्वर्ट करता है, जहाँ से CO2 फिर एक्सचेंज होके बाहर खारिज कर दी जाती है। इसके बाद है थर्ड फंक्शन, एसिड बेस बफर। एसिड बेस बफर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन बैलेंस एसिड बेस, इसमें क्या करती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होती है ना वो बैलेंस करती है एसिड को और बेस को। एसिड बेस क्या है, अक्सर में ये हमारे अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, उसको ये हीमोग्लोबिन बैलेंस करती है। अच्छा, इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, किस किस टाइम में होते हैं, ये इसका ड्यूरेशन और उनकी प्रोडक्शन होने की साइज है। अर्ली वीक्स ऑफ गेस्टेशन, मतलब कि गेस्टेशन के जो अर्ली वीक्स होते हैं उसमें ये कहाँ से होता है, ये यॉर्क सेल से होता है। ठीक है ना, यॉर्क सेल से होता है, मतलब कि एम्ब्रियो से। अच्छा, उसके बाद मिडिल ट्राइमेस्टर में कहाँ से होता है, मिडिल ट्राइमेस्टर में ये लिवर से, स्प्लीन से, lymph नोड से आरबीसीज पैदा होते हैं। उसके बाद लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन प्लस आफ्टर बर्थ अप टू 5 years। अब लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन और 5 साल की उम्र तक ये किस किस जगह से पैदा होते हैं आरबीसीज, बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, तमाम बोन्स जो हैं बॉडी में उनके बोन मैरो से पैदा होते हैं। कब तक, कब से कब तक, लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन से अप टू 5 year लाइफ। अच्छा जी, उसके बाद 5 year से 20 year तक कहाँ से ये पैदा होते हैं, ये मेम्ब्रेनियस बोन से पैदा होते हैं और प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द हेमरस एंड टिबिया, उनके प्रॉक्सिमल पोर्शन से। मेम्ब्रेनियस बोन्स कौन सी है, मेम्ब्रेनियस बोन्स में वर्टिब्रे, स्टर्नम और रिब्स हैं। इसके बाद है अप टू, मतलब कि 20 साल के बाद कहाँ से पैदा होते हैं, 20 साल के बाद ये ओनली मेम्ब्रेनियस बोन्स, मतलब कि वर्टिब्रे, स्टर्नम और रिब्स से पैदा होते हैं। उसके बाद है प्लोरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक सेल्स, PHSC। इनका क्या होता है, ये हमारे बोन मैरो में सेल्स हैं जिनको हम अक्सर का स्टेम सेल्स कह रहे होते हैं। ये हैं प्लोरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक सेल्स।
इनका ये कौन कौन से, मतलब कि ये पूरे ब्लड की मैन्युफैक्चरिंग में यही पैदा हुआ है, मतलब कि इनसे ही सेल्स की प्रोडक्शन होती है और डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशिएशन मतलब कि ये लिम्फोसाइट्स पैदा होंगे इसी सेल से, आरबीसीज पैदा होंगे इसी सेल से, और डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट्स वगैरह इसी इन्हीं सेल से ये सिंगल सिंगल मल्टीप्लाइंग सेल्स हैं जो आगे डिफरेंशिएट होते हैं और डिफरेंट सेल्स बनाते हैं। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है प्लोरिपोटेंट सेल्स क्या पैदा कर रहे हैं, ये लैम्फोइड स्टेम सेल्स क्रिएंगे में चेंज होंगे, वहाँ से लैम्फोइड स्टेम सेल्स जो है ना वो लैम्फोसाइट्स पैदा करेंगे। लैम्फोसाइट्स हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में आगे तरफ काम आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनाएंगे स्प्लीन। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मतलब कि एक यूनिट की तरह एक ये बनाएंगे पूरा फंक्शन। उसके बाद फिर ये मज़ीद डिफरेंशिएट होंगी, आगे मल्टीप्लाई होगी, इनकी डिफरेंशिएशन होगी, जिससे मज़ीद ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। अच्छा, इनमें CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मेगा कैरियोसाइट में जब होंगी तो ये आगे डिफरेंशिएट होके प्लेटलेट्स जाके बनाएंगे। अब जब ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाते हुए ग्रेन्युलोसाइट्स या मोनोसाइट्स बनाएंगे तो ये वाइट ब्लड सेल्स में बनाएंगे। अब ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से होते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनका न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक होता है, डिफरेंट उसकी न्यूक्लियस की डिफरेंट शेप्स होती हैं और इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये कौन से होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। मोनोसाइट्स भी वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि बाद में किसी इन्फेक्शन या इंजरी के बाद मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं इन टिश्यू। उसके बाद है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्ट। ये अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन से ये आगे डिफरेंशिएट करके ये बनाएंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट। उससे डिफरेंशिएट होके ये बनाएंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इराइथ्रोसाइट से ये आगे बनाएंगे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। यहाँ तक का ये हुआ आगे। तो देख रहे थे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज में अब ये आते हैं, हमने देखना है कि स्टेजेस ऑफ इराइथ्रोपोइसिस, ठीक है ना। इराइथ्रोपोइसिस की स्टेजेस क्या है भाई, इराइथ्रोसाइट्स आरबीसीज कैसे में कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं और कैसे इनकी डिफरेंशिएशन होती है और ये एंड में मैच्योर आरबीसीज कैसे बनते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेज है वो है प्रो इराइथ्रोब्लास्ट फर्स्ट स्टेज है आरबीसीज के बनने की। इसलिए इस फर्स्ट स्टेज में जो फर्स्ट सेल्स होते हैं वो होते हैं प्रो इराइथ्रोब्लास्ट। इसकी में का जो साइज होता है 14 to 19 माइक्रोमीटर होता है और इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हेमोग्लोबिन एब्सेंट होती है। इसमें हो सकता है कि स्टार्ट हो चुकी हो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन, लेकिन वो मौजूदगी उसकी नहीं होती, मतलब कि प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, स्टार्ट हो सकती है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर क्वांटिटी में होती नहीं है, इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होती है। इसके बाद दूसरी स्टेज है बेसोफिल इराइथ्रोब्लास्ट में साइज अब इस तरह इनका नॉर्मल आरबीसीज का जो साइज होता है 7.8 होता है एवरेज। तो ये अब फास्ट यहाँ पे साइज लार्ज है, अब साइज कम होता जाएगा, ठीक है ना। अब इस इधर है 14 to 19 माइक्रोमीटर। दूसरी स्टेज में बेसोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट, इसमें 20 to 17 माइक्रोमीटर साइज हो सकता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियाई एब्सेंट होंगे, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगी। मे भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हो, पैदा होना प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी हो हीमोग्लोबिन की, लेकिन मौजूद नहीं होगी, मतलब कि खास क्वांटिटी में रीजनेबल नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड जो स्टेप है जिसमें सेल्स कन्वर्जन होती है उसमें पॉलीक्रोमेटोफिल होती है। इसमें साइज 12 to 15 माइक्रोमीटर में चला जाता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन
हेमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका होता है कि अब इसमें हीमोग्लोबिन भी है, न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस की वजह से कौन सा कलर होता है, ब्लू बेसोफिलिक होता है। हीमोग्लोबिन भी यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे दो कलर देगा कलर, जिसकी वजह से इसको क्रोमेटोमिन कलर पॉलीक्रोमेटोफिलिस स्टेज का नाम है। अच्छा, तो इसमें पॉलीक्रोमेटोफिल हो गया, इसमें साइज 12 to 15 माइक्रोमीटर में होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। अच्छा भी, फोर्थ स्टेज में है आर्थोक्रोमेटोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट। इसमें जो साइज होगा 10 to 15 माइक्रोमीटर में आ जाएगा, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे 14 to 19 था, यहाँ पे 10 to 15 आ गया, मतलब कि डिक्रीज होता जा रहा है। न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, एमसीक्यूज वाइज अगर इसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज बनते हैं, और एमसीक्यूज इसी तरह से आता है इन्हीं में से, भाई न्यूक्लियस इस स्टेज पे प्रेजेंट है नहीं है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरह का। अच्छा भाई, ये रेटिकुलो फिफ्थ स्टेज है रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स में क्या होता है, साइज जो होता है 7 to 10 माइक्रोमीटर होता है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे ये पूरा मतलब कि एक आरबीसीज की प्रोडक्शन हो रही है, बोन मैरो में होता है। ठीक है ना, रेटिकुलोसाइट्स बोन मैरो में 2 to 3 डेज रहते हैं। जब इसमें ये स्टेज आएगी, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो जाएगी, तो इसमें रेटिकुलोसाइट स्टेज है। अच्छा भाई, इसमें क्या करता है, बोन मैरो में 2 to 3 डेज ये रहता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जब तक ये बोन मैरो में रहता है। लेकिन जैसे ये ट्रांसफर होता है कि इसमें सर्कुलेशन में, विद इन 24 आवर्स 24 घंटों के अंदर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स एब्सेंट हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। इसके बाद फाइनल और मैच्योर स्टेज इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट्स मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, इनका साइज जो होता है 6 to 7.5 माइक्रोमीटर होता है, और ये मैच्योर रेड ब्लड सेल्स बन चुके होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस से नहीं होता, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये इनकी स्टेजेस हो गई। अच्छा भाई, स्टेजेस के बाद, अच्छा ये अब हमने स्टेजेस पढ़ी है, जिसमें इराइथ्रोसाइट्स मतलब के आरबीसीज किन किन स्टेजेस से गुजर के मैच्योर आरबीसीज बनता है। अब हम जा रहे हैं इराइथ्रोपोइटिन एंड आरबीसीज की प्रोडक्शन। इराइथ्रोपोइटिन क्या है, इराइथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन जो कि मेनली ज़्यादातर किडनी से बनता है 90%। अच्छा भाई, किडनी के जो सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, पेरिट्यूबुलर सेल्स, इंटरस्टिशियल, उनमें से ये बनता है 90%, और 10% ये लिवर से बनता है। अच्छा, इसके मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे बनता है और कैसे इफेक्ट करता है। अच्छा, इराइथ्रोपोइटिन जो है ना, जब इंक्रीज होगा तो ये इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो सब आरबीसीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ये आरबीसीज की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके पैदा होने के रीज़न क्या है, ये किडनी से उस वक्त पैदा होता है जब आप कोई हाइपोक्सिया हो गया हो किसी ऑर्गन का, या किडनी का हाइपोक्सिया हो गया हो, तो तब ये पैदा होता है। इसमें क्या होता है कि लो ब्लड वॉल्यूम एनीमिया हो सकता है हाइपोक्सिया के रीज़न, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो सकता है, भाई हीमोग्लोबिन कम हो तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो, मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो, या कोई लंग्स डिजीज हो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज प्रॉपर ना हो रही हो, तो इन वजह की बिना पर हाइपोक्सिया होता है। और हाइपोक्सिया क्या करता है, रीनल टिश्यू में हाइपोक्सिया होगा। जिस वक्त रीनल टिश्यू में हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर एक्टिव होंगे, जो बताएंगे कि हाइपोक्सिया हो चुका है, हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो उसी वक्त जो है ना हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट आएगा, जो हाइपोक्सिया के खिलाफ रिस्पॉन्स करेगा, वो है इराइथ्रोपोइटिन जीन। इराइथ्रोपोइटिन जीन आएगा, इराइथ्रोपोइटिन जीन आके इराइथ्रोपोइटिन पैदा करेगा, इराइथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अच्छा, इराइथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन कहाँ से इंक्रीज होगी, ये
फेब्रोब्लास्ट पेरिटिब्यूलर इंटरस्टिशियल सेल्स से होगी, और रीनल एपिथेलियल सेल्स में जो है ना ये किडनी से 90% होता है और लिवर से 10% होता है। अच्छा, लेकिन हाइपोक्सिया के अलावा और भी कुछ हैं फैक्टर जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, जिनमें एपिनेफ्रीन है, नॉरएपिनेफ्रीन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। ये भी इसकी इरेथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि ये 3 फैक्टर भी इरेथ्रोपोएटिन को की प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। अब इरेथ्रोपोएटिन तो इंक्रीज हो गया, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, लेकिन वो क्या करेगा, उसने क्या करना है, कौन सी स्टेज पे आके उसने इफेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आएगा तो वो आके प्रो इरेथ्रोब्लास्ट की जो पहली स्टेज है उसको इंक्रीज कर देगा। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट की प्रोडक्शन को इमीडिएटली, जैसे ही हिपोक्सिया होगा, विद इन मिनट्स ये अपना इफेक्ट शो करेगा और इसको इरेथ्रोब्लास्ट को इंक्रीज करा देगा। अच्छा भाई, इरेथ्रोब्लास्ट हो गया, इंक्रीज हो गया और इसकी प्रोडक्शन भी होगी, तो अब क्या होगा, इसके बाद इरेथ्रोब्लास्ट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, मतलब कि फर्स्ट स्टेज रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के इनिशिएशन शुरू हो चुकी है। अब है दूसरी स्टेज, क्या, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में से क्या होगा, या तो ये पहले ही इसको इंक्रीज कर देगा फर्स्ट स्टेज को, या फर्स्ट स्टेज में जो होगा ना उसको मैच्योर कर देगा। जो सेल्स फर्स्ट स्टेज पे होंगे ऑलरेडी उनको इमीडिएटली मैच्योर करेगा और उनकी कन्वर्जन करेगा मैच्योर आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में। लेकिन इसको मैच्योर करने में और सर्कुलेशन में नए आरबीसीज देने में आने में कितना टाइम लगेगा, 5 डेज लगेंगे। विद इन 5 डेज ये मैच्योर आरबीसीज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इरेथ्रोपोएटिन हाइपोक्सिया की वजह से होने वाले या आने वाले की वजह से विद इन 5 डेज में न्यू सेल्स ब्लड में इंटर हो जाएंगे। ये हमारा टॉपिक था। थैंक यू।